नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता, कहानी और नाटक की जो रचना प्रक्रिया है उसके बारे में। एक जो शिक्षण पाठ है उसे हम लेंगे और इसके अंदर हम समझेंगे किस प्रकार कविता बनती है, किस प्रकार कहानी बनती है और किस प्रकार नाटक बनता है। विशेष तौर से कक्षा 12वीं CBSE के विद्यार्थियों के लिए यह है 2021 का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर इसमें 2 प्रश्न आते हैं। एक 3 अंक का आता है, एक 2 अंक का आता है। तो कुल ये 5 अंकों की जो स्थिति है यहाँ पर, ये इस पूरे एक पाठ से आपकी पूर्ण हो रही है। तो इसको हम समझेंगे आज किस तरीके से कहानी लिखी जाती है, किस तरीके से नाटक लिखा जाता है और किस तरीके से कविता तैयार होती है और किन किन तत्वों का योगदान है और इनके अर्थ, परिभाषा सब के बारे में अच्छी तरीके से हम आज समझेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। कविता की रचना प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम जो बिंदु ले रहे हैं हमारा इन तीनों में से, कविता, कहानी और नाटक में से, वो है कविता की रचना प्रक्रिया। तो सबसे पहले लेंगे हम कविता की रचना प्रक्रिया। कविता क्या है, यानी परिभाषा। कविता किसे कहते हैं, यह कविता है क्या, कविता को परिभाषित कीजिए। किसी प्रकार से जब प्रश्न बनता है तो उसको हम समझेंगे। और मूलतः काव्य क्या है। कविता साहित्य की एक विधा है, एक तरीका है, एक ढंग है साहित्य को लिखने का, जिसमें किसी कहानी या मन के जो भावों को हम कलात्मक रूप दे दें और भाषा के माध्यम से उसको अभिव्यक्त कर दें, तो वो कविता होती है। या हम यूँ कहें कि काव्यात्मक रचना या कवि की जो कृति है, जो छंदों की श्रृंखला में विधिवत बांध दी जाती है, विधिवत बांधी हुई होती है। ये ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है वह छंद में बंधी हुई हो, छंद में हो सकती है, लेकिन वह विधिवत बंधी हुई है, योजना अनुसार बंधी हुई है, तो वह एक कविता होती है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, इधर रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता रखी गई है यहाँ पर, ठीक है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। दिनकर जी ने जो कविता लिखी है, यानी मन के भाव है ये, और इनको काव्यात्मक रूप दे दिया गया है और एक योजनाबद्ध बांध दिया गया है, इनको नियमों के अंदर बांध दिया गया है। तो इस तरीके से कविता बनती है। आचार्य शुक्ल ने क्या परिभाषा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के अच्छे एक लेखक हुए हैं। इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, यानी आत्मा की जो मुक्त अवस्था है उसमें हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार हृदय की जो मुक्त अवस्था है, हृदय के अंदर हम मुक्त अवस्था में होते हैं, तो वह रस दशा कहलाती है। अर्थात हमारा हृदय रस उत्पन्न करता है। और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य जो वाणी का संधान करता है या शब्द विधान करता है, वही कविता कहलाती है। तो इन्होंने भी कविता की एक परिभाषा दे दी है कि हृदय, कविता हृदय का विषय है, तो कविता हृदय से निकलती है। और मुक्त अवस्था के अंदर जो हृदय से रस निकलते हैं, यानी खुशी के क्षण हों, चाहे वो वियोग के क्षण हों, चाहे दुख के क्षण हों, उन मुक्त अवस्था के क्षणों के अंदर जो भी हृदय से हमारे प्रस्फुटित होती है भावधाराएँ, उस वक्त जो हम लेखनी के माध्यम से या वाणी के माध्यम से संधान कर देते हैं, लिख देते हैं, वही कविता है। इस प्रकार कविता का लेखन होता है, जैसे यहाँ इस चित्र में आपको दिख रहा होगा। क्योंकि कविता लिखते समय कवि शब्दों को काट छांट करता है, शब्दों में जोड़ तोड़ करता है, लिखता है काटता है, लिखता है काटता है, तो आपको इसमें लेखन में काट छांट दिखेगा। तो इस प्रकार कवि एक कविता का लेखन करता है। आगे बढ़ते हम, क्या है कविता और समझेंगे कविता क्या है, किसे कहते हैं कविता। कविता एक ऐसी कला है जिसमें किसी भी उपकरण की मदद नहीं ली जाती। इसमें मात्र भाषा जो है वही एक उपकरण होता है, यानी और किसी उपकरण की मदद नहीं ली जाती है। इसमें कोई पात्रों की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई संवाद की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो मात्र एक भाषा होनी चाहिए और भाषा का सहारा लेकर हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये एक कविता के लिए शर्त रखी गई है। सारी जटिलता के बावजूद कविता हमारी संवेदना के निकट होती है। ये ध्यान रखिएगा, कविता जो होती है वो संवेदना के निकट होती है और संवेदना हृदय का विषय होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है कि कविता जो है वो हृदय का विषय है, वो संवेदना के निकट होती है।
संवेदना ही कविता का मूल होता है, यानी जड़ जो है वो संवेदना ही है। संवेदना के माध्यम से कविता निकलती है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता यहाँ रखी गई है। आप देखेंगे किस प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था में लिखा गया है। लिखा इन्होंने, सूर्य गिर गया अंधकार में ठोकर खाकर, भीख मांगता है कुबेर झोली फैलाकर, कण कण को मोहताज कर्ण का देश हो गया, माँ का अंचल द्रुपद सुतासा केश हो गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो कविता है, तो इसमें इन्होंने किस प्रकार से जो हालात है उसको लिखा, और हालात इन्होंने जब महसूस किए हैं तभी लिखा ना, संवेदना हुई तभी तो लिखा इन्होंने। अब कविता का जो प्रारंभ है वो कैसा है, यानी कविता का इतिहास क्या है, कविता कैसे बनी, इतिहास में कविता कैसे थी और वर्तमान तक कविता कैसे आई, पहले भी क्या कविताएं होती थी। तो कविता का जो प्रारंभ है वो वाचिक परंपरा से माना जाता है। वाचिक का मतलब बोलने की परंपरा, लेखन परंपरा नहीं थी पहले, केवल बोला जाता था कविताओं को, और वो उनका एक अलग ही रूप था। उसको हम लोरियाँ, जैसे माँ जो लोरी सुनाती थी बच्चों को, वो भी एक प्रकार की कविता का प्राचीन रूप है। इसके अलावा जो मांगलिक गीत हैं, विवाह के अवसर पर या बच्चे के जन्म के अवसर पर जो गीत गाए जाते थे, वो मांगलिक जो गीत होते हैं वो भी कविता का एक प्रारंभिक रूप है। या जो खेतों के अंदर जो श्रमिक है या किसान है या काम करते हुए जो श्रमिक हैं, वो जो लोक गीत गाते हैं, वो सब कविता का प्रारंभिक रूप है। इसके अलावा जो तुकबंदियाँ मिलती है हमें, हमारे प्राचीन लोगों के मुंह से सुनी हुई किंवदंतियाँ हैं या दंत कथाएँ हैं या तुकबंदियाँ हैं किसी प्रकार की, उनके अंदर कोई इस प्रकार की स्थिति मिलती है कविता वाली, तो वो एक प्रकार से कविता का प्रारंभिक रूप कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि कविता की रचना करते समय एक अच्छे कवि को, जो एक अच्छी कविता रचना करता है, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए कि किन किन बातों का वह ध्यान रखे। वस्तुतः रचनाकार जगत के अंदर घटित घटनाओं को देखता है और उसे अपनी तीव्र संवेदना से वह उन्हें आत्मसात कर लेता है। यानी देखी हुई किसी भी घटना को अपनी संवेदना से आत्मसात करना, ये पहली शर्त है कि कोई भी घटना हम देखते हैं समाज में या बाहर आसपास घटित होते हुए, और अगर हम कवि हैं और कविता लिखना चाहते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, उसको उस घटना की हमारे मन में एक तीव्र संवेदना आनी चाहिए, ठीक है ना। उसके प्रति हमारे मन के अंदर एक भाव जागृत होना चाहिए और उस भाव को हम आत्मसात कर लें कि ऐसा हुआ है, तो वह हमारे मन में रहेगी और फिर उस पर हम लेखनी चलाएंगे, तब कविता बनती है। दूसरी शर्त है, कविता की दुनिया का पहला उपकरण है शब्द। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द है, कविता की दुनिया का जो पहला उपकरण है वो दिया गया है शब्द यहाँ पर। तो ये जो शब्द है वो मुख्य भूमिका निभाता है, यानी शब्दों का मेलजोल ही कविता की पहली शर्त है। हम किस तरह से शब्दों का चयन करें कविता लिखते समय, ये हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जब रचनाकार कविता की दुनिया में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसे शब्दों से खेलना पड़ता है। इसीलिए कहा भी गया है कि कविता शब्दों का खेल है, और शब्दों से जिसको खेलना आ गया, शब्दों की समझ जिसको हो गई, सही शब्दों का सही जगह प्रयोग करना जिसको आ गया, वो कविता अच्छी लिख सकता है। तीसरा इसके बारे में क्या है, कविता की दूसरी एक और अनिवार्य शर्त है बिंब का निर्माण। जब बिंब का निर्माण हमें समझ में आ जाए, जो 5 बिंब हैं, चाक्षुष बिंब हैं, ठीक है, घ्राण बिंब हैं, श्रवण बिंब हैं, स्पर्श बिंब हैं और स्वाद बिंब हैं, इन बिंबों को हम समझ जाएं, अगर कवि समझ जाता है तो उसे अच्छी रचना करनी आएगी। बाहरी संवेदना जो हमें मिलती है उससे बिंब के रूप में बदलना, यानी बाहर की जो भी संवेदनाएं, कोई घटना हमने देखी, उससे संवेदना जो हमारे मन में हुई उसको बिंबों के रूप में बदल देना, और विशेष शब्दों को सुन करके मन के भीतर कुछ जो चित्र उभरते हैं वो सब कविता का रूप ले लेते हैं। अगला जो शर्त, अगली नियम इसके बारे में क्या है, अगला, कविता लिखने के लिए भी अर्थ, लय और गति, ध्यान दीजिएगा, अर्थ, लय और गति ये बहुत ज़रूरी है। अर्थ की जानकारी भी हम जो लिख रहे हैं वो कैसा है, इसके अलावा लय क्या होनी चाहिए उस कविता की, और गति भी कहाँ रुकना है,
कहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करना है, कहाँ अर्ध विराम का, कहाँ अल्प विराम का प्रयोग करना है। ये जो गति होती है कविता की, कविता को किस प्रकार बोला जाएगा, कहाँ रुक रुक कर बोला है, कहाँ उसको तेज गति में बोलना है, ये सब जानकारी एक कवि को होनी चाहिए। तो कवि को भाषा के संगीत की पहचान भी होनी चाहिए, भाषा का संगीत उसको आना चाहिए। लय, यति, गति, विराम, ये जो होता है ये भाषा का संगीत होता है, ये कवि को होना चाहिए इसकी जानकारी। अगले जो बिंदु है उसमें यानी और क्या जानकारी, कविता की रचना करते समय हमें और क्या ध्यान रखना चाहिए। कवि की व्यक्तिगत सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो कविता की भाव संपदा बनती है। यानी कवि वही हो सकता है जो व्यक्तिगत तौर पर दुनिया को देखने का एक अलग ही दृष्टिकोण रखे। एक आम दृष्टिकोण अगर उसका होता है तो वह कवि नहीं हो सकता, वह कविता नहीं कर सकता। उसका एक विशेष दृष्टिकोण होना चाहिए किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखने का, जिसके बारे में वह कविता लिखेगा बाद में। इस कारण उसकी निजी अनुभूतियाँ जो है वो सामाजिक अनुभूतियाँ बन जानी चाहिए। मान लो उसी ने कोई चीज़ देखी है तो वो खुद देखकर खुद ही में ही समाहित रख ले उसको, तो वह निजी अनुभूति होगी। अगर उसने कुछ देखा है होते हुए और उसको उसने कागज़ पर उतार दिया कविता के रूप में, तो वह सामाजिक अनुभूति होगी। तो उसको सामाजिक अनुभूति वाला होना चाहिए, वह सामाजिक अनुभूति को प्रकट करवाने वाला होना चाहिए, तभी वह कवि हो सकता है, तभी वह कविता लिख सकता है। अगली जो बात आई है वो कहा गया है यहाँ पर कि कवि में कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि कविता का जो मूल बात यही है, मूल सार यही है कि वह कम शब्दों में बहुत कुछ बात कह जाती है। तो कवि के अंदर ये गुण होना चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए, कविता लेखन के अंदर उसकी ये विशेषता होनी चाहिए कि उसे कम से कम शब्दों के अंदर अपनी बात को रखने का एक हुनर आना चाहिए उसको, और वह हुनर उसके पास है, वह तरीका उसके पास है, तो वह अच्छी कविता लिख सकता है। अगली शर्त कौन सी है कविता की रचना प्रक्रिया के लिए? कविता समय विशेष की उपज होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कविता समय विशेष की उपज होती है। मान लो हमने अब इस समय जो कुछ देखा है और अब थोड़ी देर बाद उसको कलम लेकर हम लिखना शुरू कर दें तो हम और अच्छा लिख पाएंगे। तो कविता समय विशेष की उपज होती है, अतः उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता भी है। इसके अलावा समय के साथ कविताएं बदलती हैं। प्राचीन काल के अंदर जो कवि कविताएं लिख, देखिए समय का एक तो वो तरीका, एक समय का और भी है कि प्राचीन काल के अंदर जो कविताएं लिखी जाती थी और आधुनिक काल में जो कविताएं लिखी जाती है उनमें बहुत फ़र्क है। ठीक है, प्राचीन काल की कविताएं छंदबद्ध कविताएं हुआ करती थी, आजकल मुक्त छंद में कविताएं लिखी जाती है। और आजकल कविताओं के लिए, जैसे हमने रघुवीर सहाय की कविता पढ़ी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि कोष्ठक और विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। तो ये भी तरीके आने चाहिए। यानी ये समय की उपज है, आज का समय क्या चाहता है, आज का समय कैसी कविताएं चाहता है, तो वो एक कवि को समझ होनी चाहिए। इसलिए कविता लेखन के लिए ज़रूरी है कि किसी समय विशेष की जो प्रचलित प्रवृत्तियां हैं उसको ठीक उसको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कविता जो लिखी थी उसमें द्रुपद का वर्णन आया है, कर्ण की बात आई है, ठीक है ना। इसका मतलब उनको उस समय विशेष की परिस्थितियों का पता है, पढ़ा है उन्होंने। तो उस समय विशेष की परिस्थितियों को पढ़ करके हम आज भी अगर हम रामायण काल के बारे में, महाभारत काल के बारे में कविता लिखना चाहते हैं तो हमें उस समय विशेष की जो परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखकर कविता लिखनी पड़ेगी। अगला जो वर्णन है, अगली जो बात है वो कही गई है, यानी विशेषता क्या है कविता लिखने के लिए? कवि को छंद के अनुशासन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कविता छंद में हो, लेकिन छंद में नहीं भी है ना तो भी उसको छंद के अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि जब लता मंगेशकर को जो पढ़ा 11वीं कक्षा के अंदर, आपने देखा होगा कि लता मंगेशकर जो चित्रपट के गाने गा रही है, फिल्म संगीत के गाने गा रही है, लेकिन उसको शास्त्रीय का भी ज्ञान है। तो लिखा है कि अगर चित्रपट का कोई अच्छा गायक है तो उसको शास्त्रीय की जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार छंद में भले ही हम रचना न लिखें, लेकिन एक कवि को छंदों की जानकारी, छंदों की लय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उससे उसकी कविता में और निखार आएगा और अच्छी कविता वह लिख पाएगा। तो ये था कविता के बारे में। अब हम बात करते हैं कहानी की रचना प्रक्रिया के बारे में। कहानी क्या है, कहानी कैसे लिखी जाती है और उसके तत्व कौन कौन से हैं, कहानी क्या है। तो हम लोगों ने देखा होगा कि कहानी
वाचिक परंपरा से चली है, बोली जाती थी पहले। जैसे कविता भी वाचिक परंपरा से थी तो कहानी भी वाचिक परंपरा से थी, एक दूसरे को सुनाया जाता था और कहानी लोग बैठकर सुनते थे। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि व्यक्ति कहानी सुना रहा है, ये थोड़े ऊंचे आसन पर बैठा है, बाकी सारे जो कहानी सुन रहे हैं वो नीचे आसन पर बैठे हुए हैं और सबकी मुद्राएं अलग अलग है, कोई इसको देख रहा है, किसी ने गर्दन नीचे कर रखी है। तो इस प्रकार कहानी प्राचीन काल में हुआ करती थी। अब कहानी क्या है? किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा, यानी कोई भी घटना या पात्र या किसी समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, क्या हो, जिसमें एक वातावरण हो, द्वंद्वात्मकता हो, एक विरोध सा भी झलके और कथा का क्रमिक विकास हो, कथा रुकती हुई नहीं लगे कहीं पर, यानी कंटिन्यूएशन में हो, कथा का क्रमिक विकास हो। इसके अलावा एक खास और बात है, चरम उत्कर्ष हो। चरम उत्कर्ष जहाँ पर एक आनंद आने लग जाए कथा में, वो चरम उत्कर्ष होता है और कहानी एक अपने उच्च दर्जे पर पहुंच जाती है, शिखर पर पहुंच जाती है, वहाँ बहुत ज़्यादा रस मिलता है हमें, उसे कहानी कहा जाता है। यानी कहानी के लिए क्या परिभाषा बनी कि कोई घटना, कोई पात्र या कोई समस्या का एक क्रमबद्ध ब्यौरा जिसके अंदर एक परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो और उसका क्रमिक विकास हो, कथा का चरम उत्कर्ष भी हो उसमें, वह कहानी कहलाती है। अब कहानी की परंपरा क्या है? देखिए, कहानी हम सब ने सुनी है, हम सब ने जानी है, हम सब ने पढ़ी है। उन कहानियों को देखते हुए, उन कहानियों को जानते हुए, हम इनको मन में रखते हुए इसका अध्ययन करेंगे। कहानी की परंपरा क्या रही है? हिंदी गद्य के अंदर कहानियाँ जो आई है, हमारी हिंदी गद्य के अंदर जो कहानी लेखन की जो परंपरा है, एक विधा है, यह एक, ठीक है, ये एक शैली है कि अपनी बात को रखने की। 19वीं सदी के अंदर गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ, यानी सन 1801 से लेकर के 1900 के बीच का जो समय है, ठीक है, उसको 19वीं सदी कहा गया। तो इस 19वीं सदी के अंदर गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी नाम दिया गया। उससे पहले ये विधा नहीं थी हिंदी गद्य साहित्य में। बंगला भाषा के अंदर इसे गल्प कहा जाता है, यानी ये बांग्ला के अंदर इसको गल्प कहा गया। कहानी देखिए कहाँ से कहाँ पर यात्रा कर रही है। कहानी अंग्रेजी से हिंदी में जो आई है वो बांग्ला के माध्यम से आई है, यानी पहले अंग्रेजी में कहानियाँ हुआ करती थी, अंग्रेजी से कहानियाँ आई है बांग्ला भाषा में, जहाँ इनको गल्प कहा गया, और बांग्ला से फिर हिंदी भाषा में इसको, हिंदी गद्य में 18वीं सदी के अंदर इनको लिखना शुरू कर दिया गया लेखकों ने। हिंदी लेखन की जो कहानियाँ हैं उनकी बात हो रही है, जो प्राचीन जो कहानियाँ हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जो बोली लिखी सुनी और काल्पनिक हुआ करती थी। जो लेखन में कहानी आई है हिंदी में, उनकी बात कर रहे हैं हम। और कहानी कहना सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। इसी कारण से प्रत्येक सभ्य और असभ्य समाज में कहानियाँ पाई जाती है। हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। अब हम बात करते हैं प्राचीन काल के अंदर किस प्रकार की परंपराएं थी। यहाँ से हम प्राचीन काल के बारे में जानेंगे कि इतिहास क्या रहा है कहानी का। यानी पहले वीरों की कहानियाँ, राजाओं की कहानियाँ, प्रेम की कहानियाँ, न्याय की कहानियाँ, ज्ञान की कहानियाँ, वैराग्य, साहस, समुद्री यात्रा, डाकुओं की, परियों की, ठीक है, यानी ये सारी कहानियाँ हुआ करती थी जिनका कथानक घटना प्रधान होता था, जिनका कथानक घटना प्रधान हुआ करता था। ये भी कहानी के रूप हुआ करते थे, लेकिन ये सारे के सारे कहानी के जो रूप है वो लिखित में नहीं थे, हिंदी गद्य में नहीं थे वो रूप। तो हिंदी गद्य में 18वीं सदी में शुरू हुआ है कहानी परंपरा का जो विकास है वो। अब कहानी के तत्वों के बारे में हम बात करेंगे। कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं? तो कहानी के 6 तत्व होते हैं, हमें याद रखने हैं पूरे के पूरे। यानी एक कहानी जब लिखी जाती है तो इन बातों का ध्यान रखना होता है, और ये जो तत्व है उसके लिए ज़रूरी है, यानी आवश्यक बातें हैं एक कहानी लिखने के लिए, एक कहानी को बोलने के लिए या कहने के लिए। क्या क्या होता है देखिएगा। सबसे पहली बात है, सबसे मुख्य शर्त है, वो है कथानक, या जिसको हम कथा वस्तु भी कह सकते हैं, दोनों नामों से भी जाना जाता है, कथा वस्तु या कथानक। अंग्रेजी में कंटेंट कहते हैं उसको, जो विषय वस्तु होती है पूरी कहानी के ढांचे को कथानक अथवा कथा वस्तु कहा जाता है। यानी पूरी कहानी, संपूर्ण कहानी जो है वो कथानक है। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना जरूरी होता है, क्योंकि इसके अभाव में कहानी की रचना की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी एक कथानक होना जरूरी है, आपके दिमाग के अंदर एक बात होनी जरूरी है,
वो बात ही कथानक है कि इसके बारे में हम लिखेंगे कहानी। और कथानक जो होता है वो 4 अंगों को लिए होता है। कथानक के 4 अंग हैं, यानी कोई भी कथा वस्तु होती है, कोई भी कहानी होती है, उसके 4 मुख्य अंग होते हैं। एक होता है आरंभ, जिसको प्रारंभ भी कह सकते हैं, आरंभ भी कह सकते हैं। दूसरा है आरोह, यानी कहानी ऊंचाई की ओर बढ़ती है। और जो ही कहानी ऊंचाई की ओर बढ़ती है, कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं, गद्य की लिखी हुई कहानी, उसमें 4 स्थिति आती है हमारे मन के अंदर, ठीक है। एक होता है कहानी, जो कथा वस्तु चलती है उसकी 4 स्थिति है। एक तो कथा वस्तु का आरंभ होता है, जैसे हमने पहलवान की ढोलक कहानी पढ़ी थी, तो उसका आरंभ होता है बच्चा जो पहलवान है वो बालक है, उसके माँ बाप मर जाते हैं और सास उसका लालन पालन करती है, तो आरंभ है। आरोह आता है उसका जब वह पहलवानी करने लग जाता है, कसरत करने लग जाता है और मेले में जाता है, ये आरोह है उसका। मतलब अब कहानी आरोह की ओर है, बढ़ती हुई कहानी है, ऊपर की ओर बढ़ रही है। और चरम स्थिति आती है जब पहलवान वहाँ मेले के अंदर कुश्ती जीतता है और उसको शाही पहलवान घोषित कर दिया जाता है। ये कहानी का चरम स्थिति है, यानी एक अच्छी स्थिति इसको कह सकते हैं। और आरोह आता है पहलवान को राजा के निधन के बाद राजकुमार द्वारा निकाल दिया जाना, ये अवरोह है कहानी का, कि अब उस वक्त हमें लगने लग जाता है कि कहानी तो अब ख़त्म हो रही है। एक पाठक को, एक दर्शक को ये लगने लग जाता है कि अब कहानी ख़त्म हो रही है। तो ये 4 स्थितियाँ आती है एक कथा वस्तु की। इसके अलावा हम बात करते हैं, दूसरा जो तत्व है वो है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण का दूसरा नाम भी है पात्र। पात्र भी कह सकते हो आप, चरित्र चित्रण भी कह सकते हो कहानी का जो तत्व है। यानी कोई भी कहानी है उसमें पात्र होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और पात्रों के गुण दोष, उनका चरित्र कैसा है, वो कहानी को पढ़ने से हमें पता चलता है। तो कहानी के पात्रों का जो चरित्र है वो कहानी लिखते समय पता, एक लेखक को ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे अमुक जो पात्र है इसका चरित्र कैसा रखना है, अच्छा रखना है कि बुरा रखना है, उसी के अनुसार उसे संवाद बुलवाए जाते हैं। चरित्र चित्रण से विभिन्न चरित्रों में स्वाभाविकता उत्पन्न की जा सकती है। यानी आपने देखा होगा राजा साहब का, पहलवान की ढोलक में राजा साहब का जो चरित्र होता है वो अच्छा चरित्र है, ठीक है ना, एक अच्छे व्यक्तित्व वाला है वो। और उसके अलावा उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि राजकुमार जो आया है उसका थोड़ा चरित्र हमें ठीक नहीं लगा जब हम कहानी पढ़ते हैं, क्योंकि वह कला का, जो प्राचीन कलाएं हैं उनका पारखी नहीं है, तो वह उनको किनारे कर देता है। तो इस तरह से पात्रों के गुण रखे जाते हैं, और वो गुण कौन रखता है, गुण रखता है एक कहानी जो लिखता है, उसी को रखने पड़ते हैं। तो पात्र और चरित्र चित्रण कहानी के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा तीसरा बिंदु है वो है कथोपकथन। इसका दूसरा नाम भी है संवाद। आप संवाद कह दो या कथोपकथन कह दो, इंग्लिश में डायलॉग डिलीवरी होती है। संवाद कहानी का प्रमुख अंग होते हैं, यानी संवाद जो है वो कहानी का प्रमुख अंग है। यानी कोई भी कहानी है उसमें जब तक संवाद नहीं होंगे वह कहानी अच्छी नहीं लगती। इसके द्वारा पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद्व एवं अन्य मनोभावों को प्रकट किया जाता है। यानी किसी भी पात्र के मन के अंदर क्या है वो जब वह बोलेगा तभी पता चलेगा। तो इस तरह के मनोभावों को एक लेखक को उस कहानी के अंदर रखने चाहिए। अगला जो बिंदु है वो है देश काल और वातावरण का। अब देखिए इसमें क्या है, कहानी में वास्तविकता का पुट देने के लिए देश काल और वातावरण का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए हम कहानी, जैसे पहलवान की ढोलक वो कहानी है, उस कहानी के अंदर ढोल है, पहलवान है, दंगल का दृश्य है, ऐसी बातें रखी गई है, राजा साहब है। यानी ये प्राचीन काल से इसको जोड़ दिया गया और ग्रामीण माहौल से भी जोड़ दिया गया है। अगर वहाँ पर ऐसा माहौल न बना करके, ठीक है, ऐसा माहौल न बना करके एक घर के अंदर या छत के ऊपर इस तरह की कहानी दिखाई जाए कि छत के ऊपर एक पहलवान बैठा हुआ है, तो वो कहानी हमें अच्छी नहीं लगेगी। उसके लिए दंगल का वातावरण ज़रूरी है। तो देश काल और वातावरण होना ज़रूरी है। और देश काल का मतलब है वह उस काल से उस कहानी को लगा दिया गया है, उस समय विशेष की कहानी को बता दिया गया है। अगर हम रामायण काल की कहानी लिख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति राम के ऊपर कहानी लिख रहा है, तो उसको उस समय को यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। राम के हाथ में टेलीफोन या मोबाइल नहीं देखकर कहानी लिखी जा सकती है, उस समय को रखा जाएगा, उसके हाथ में धनुष बाण ही रखा जाएगा। तो वो जो देश काल है, इसके अलावा वहाँ का जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है,
जो कहानी के अंदर रखी जाएगी, बताया जाएगा कि वातावरण कैसा है, पेड़ पौधे हैं, राम वन के अंदर हैं, ऐसी स्थिति बताई जाएगी। ऐसा नहीं है कि राम मॉल में खड़े हुए हैं, राम किसी दुकान के आगे खड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं बताई जाएगी। तो फिर कहानी का जो मर्म है वो खत्म हो जाएगा। तो देश काल और वातावरण, एक कहानीकार को जरूरी है कि देश काल और वातावरण जरूर रखें उसमें। इसके अलावा भाषा शैली, एक कहानी लिखने वाले को एक अच्छी भाषा की पकड़ होनी चाहिए उसकी, और भाषा शैली भी उसकी ऐसी होनी चाहिए जो आम दर्शकों के समझ में आ जाए। कठिन कठोर वर्डों शब्दों का जो प्रयोग है उससे बचना चाहिए उसमें, यानी कलात्मक ढंग उसके अंदर होना चाहिए भाषा शैली का, कि वह दर्शकों को बांध दे। जब पाठक पढ़ने लग जाए किसी कहानी को तो वह, क्योंकि कहानी हमेशा एक ही बार में पढ़ी जाती है, एक ही जगह बैठकर पढ़ी जाए वही एक कहानी होती है, ठीक है। क्योंकि ये उपन्यास नहीं है जिसमें कई कथाओं का गुम्फन जो बंधा होता है, ये तो एक कहानी है जो एक ही बार एक ही जगह बैठकर पढ़ी जाए। तो इस तरह से बांधना होता है, और भाषा ही उसको बांध सकती है। भाषा में इतना अच्छा गुण होना चाहिए उसके लेखक के। अंतिम है वो है उद्देश्य। कहानी किसी न किसी उद्देश्य के लिए लिखी जाती है। जैसे हम लोग प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ते हैं, तो प्रेमचंद की कहानियाँ जो भी हैं, जैसे नमक का दरोगा कहानी है 11वीं कक्षा में पढ़ी, तो उसका एक उद्देश्य है समाज में जो भ्रष्टाचार है उसको बताना। इसके अलावा ईमानदारी का आदर्श रखना, ये एक उद्देश्य होता है किसी भी कहानी का। इसके बाद हम बात करते हैं नाटक। जो तीसरा मुख्य विषय है उसकी बात करते हैं, वो है नाटक। नाटक कैसे लिखा जाता है, नाटक क्या है, नाटक के तत्व क्या होते हैं। नाटक की रचना प्रक्रिया के बारे में बात करें हम। नाटक यानी रंगमंच, थिएटर जिसको कहा जाता है। नाटक क्या है? हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। बच्चों याद रखिएगा, इसको दृश्य काव्य कहा जाता है। नाटक को दृश्य काव्य यानी ऐसा काव्य जिसको देखा जा सकता है। नाटक अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। नाटक अक्सर हम सब ने देखे हैं, क्योंकि चाहे वो स्कूल के स्टेज पर नाटक होते हों, चाहे वह बाहर जब हम रामलीला के मंचन को देखते हैं, या फिर अन्य कोई नुक्कड़ नाटक देखते हैं, ये सब नाटक के उदाहरण हैं। तो इनको रंगमंच भी कहा जाता है। तो नाटक क्या है? एक ऐसी विधा है, ये सबसे बड़ी विशेषता आ रही है नाटक की, एक ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है। भले ही नाटक रामायण काल का है, भले ही नाटक हम महाभारत पर खेल रहे हैं, भले ही नाटक हम राजा हरिश्चंद्र पर खेल रहे हैं, लेकिन उसको ऐसे दिखाया जाएगा, वो मंचित ऐसे किया जाएगा, उसमें सारे के सारे संवाद वर्तमान काल के ही होंगे। उसमें है का प्रयोग होगा, ठीक है, था का प्रयोग नहीं होगा। भले वो प्राचीन काल का है लेकिन था का प्रयोग नहीं होगा, उसमें है का ही प्रयोग होगा, ठीक है। उसमें ऐसे लगेगा आपको कि आपके सामने ही सब कुछ घटित हो रहा है। उस समय में हम जाएंगे लेकिन वर्तमान काल में होते हुए। यहाँ तक कि नाटक की कहानी जो है वो बेशक भूतकाल या भविष्य काल की भी हो सकती है। देखिएगा, हम कल्पना के भी नाटक लिख सकते हैं, तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। कोई भी नाटक है उसको वर्तमान काल में घटित होना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब हम रामायण का नाटक करते हैं, रामलीला का मंचन करते हैं, ठीक है, तो लक्ष्मण आकर कहते हैं कि भैया सीता तो कुटिया में नहीं है। ऐसा नहीं कहता सीता तो कुटिया में नहीं थी, ऐसा नहीं कहते हैं। वो तो यही कह रहे भैया सीता कुटिया में नहीं है, मतलब वर्तमान काल में घटित होता हुआ दिखाया जाता है उसको, पूरे के पूरे नाटक को। आगे बात करते हैं नाटक की रचना कैसे होती है। कोई भी नाटक है उसकी रचना कैसे होगी। नाटक को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है। एक नाटक का चित्र आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। नाटक को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है। एक नाटककार पहले घटनाओं का चुनाव करता है कि मुझे कौन कौन सी घटनाएं रखनी है। एक अच्छा नाटक वही है जो कथा को बहस से आगे बढ़ाए, यानी नाटक में बहस होती है। जब तक नाटक में बहस नहीं है तो कथा आगे बढ़ेगी नहीं, यानी दो जो पात्र है वो आपस में बहस करेंगे ही करेंगे। ये नाटक का मुख्य विषय है। नाटक और रंगमंच जैसी विधा का सृजन मूलतः अस्वीकार के भीतर होता है, और एक जो व्यक्ति बात कहता है दूसरा पात्र उसकी बात को काटेगा, ये अस्वीकार है। तो ये अस्वीकार के भीतर ही नाटक का विकास होता है, नाटक की कथा आगे बढ़ती है। नाटक लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। एक समय का बंधन, कि 15 मिनट का 20 मिनट का जो भी हमें नाटक रखना है, नहीं तो दर्शक ऊब जाएंगे, दर्शक भाग जाएंगे, चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे। इसलिए नाटक में समय का बंधन बहुत जरूरी है।
इसके अलावा शब्दों का चयन, शब्द ऐसे शब्दों का चयन करें जो समझ में आ जाए हर दर्शक के। इसके अलावा कथ्य, कथ्य का मतलब जो बात है, जिस बात पर नाटक लिखा जाता है वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है ना, हम एक साधारण विषय न उठाएं, एक साधारण सा विषय उठा लिया तो उस पर अच्छा नाटक नहीं बन पाएगा। इसके अलावा संवाद जो होते हैं वो नाटक की जान होते हैं। अच्छे संवाद नाटक को बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं। आपने देखा होगा, एक डायलॉग है, अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन है। अधिकार का सुख कितना मादक और इस तरह के जो डायलॉग होते हैं, इस तरह के जो संवाद होते हैं, वो दर्शक को बांधते हैं, दर्शक के दिमाग को बांध देते हैं कि वह वहीं ठहरा रह जाता है। इस तरह से आपने फिल्मों के अंदर भी कई संवाद सुने होंगे जो उस फिल्म को चर्चित कर देते हैं। एक ही संवाद ऐसा होता है जो चर्चित कर देता है उस फिल्म को। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, कोई भी नाटक होता है जो आपने देखा होगा, कोई भी नाटक, उसको अपने दिमाग में रखते हुए इन बातों पर हम गौर करेंगे। नाटक के जो तत्व है उनकी बात करें हम, कौन कौन से तत्व हैं नाटक के तत्व। सबसे पहले देखिए, कहानी और नाटक के तत्वों में समानता है, लेकिन कहानी और नाटक के तत्वों में थोड़ा सा अंतर भी आएगा। ठीक है, कुछ और इसमें तत्व जुड़ जाएंगे। कथा वस्तु और कथानक, यानी नाटक कथा वस्तु को नाटक भी कह सकते हैं हम। जैसे कहानी की कथा वस्तु को हम कहानी कह सकते हैं, उसी प्रकार नाटक की कथा वस्तु को नाटक कह सकते हैं हम, क्योंकि पूरा नाटक है, संपूर्ण नाटक है। उसकी कहानी क्या है, एक अंग्रेजी में इसे प्लॉट कहते हैं, आधार, प्लॉट आधार या भूमि। कथा तो सभी प्रबंध या प्रबंधात्मक रचनाओं की रीढ़ होती है, और नाटक भी क्योंकि एक प्रबंधात्मक रचना है, प्रबंध काव्य है, इसलिए कथानक इसका अनिवार्य होता है। भारतीय आचार्यों ने नाटक की जो कथा होती है उसको 3 प्रकार से बताया है। ध्यान रखिएगा, इसको ये याद रखने वाली बात है। 3 तरह की कथा होती है नाटक की। ठीक है, एक कथा होती है प्रख्यात। ध्यान से समझेंगे इसको, क्या क्या होता है प्रख्यात। प्रख्यात कथा क्या होती है, ये प्रसिद्ध, प्रख्यात का मतलब प्रसिद्ध कथा या ऐतिहासिक कथा जिसको बोल सकते हैं। कोई सुनी सुनाई प्राचीन कथा होती है, जैसे रामायण की कथा है, महाभारत की कथा है, राजा हरिश्चंद्र की कथा है। ठीक है, इस तरह की जो कथाएं हैं वो प्रख्यात है, यानी उसके ऊपर अगर हम मंचन करें अब नाटक का, आज के समय में अगर नाटक लिखे उनके ऊपर या मंचन करें तो वह प्रख्यात कथा पर लिखा हुआ नाटक है, यानी कथा वस्तु प्रख्यात है उसकी। दूसरा है उत्पाद्य। उत्पाद्य का मतलब हो गया बनाई हुई। ठीक है, उत्पाद की हुई, बनाई हुई कथा होती है। यानी कोई भी हम आजकल जो नाटक लिख लेते हैं स्कूल के स्टेज पर मंचन करने के लिए, ठीक है, आप खुद लिख लेते हो उसकी, ठीक है, पटकथा आप खुद लिख लेते हो, और लिख करके चाहे वो नशे के ऊपर हैं, ठीक है, चाहे वो दहेज के ऊपर हैं, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या पर है, इस प्रकार के जो नाटक आप स्टेज पर मंचित करते हैं बच्चे लोग जब भी कक्षाओं के अंदर, स्कूल के जो स्टेज के ऊपर, तो वो उन सब की कथाएं जो वो खुद लिखते हैं या फिर कोई उनको लिख कर दे देता है, तो वो उत्पाद्य कथा है वो। इसके अलावा तीसरा जो प्रकार है वो मिश्र कथा है, जिसके अंदर प्राचीन कथा भी होगी और प्राचीन कथा को तोड़ मरोड़ करके थोड़ा सा जो नाटककार होता है या लिखने वाला जो होता है वो खुद अपनी बातें जोड़ देता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसी कहानियाँ होती है जो प्राचीन काल की कहानी होती है, उसमें आधुनिकता डाल करके थोड़ी सी कहानी बना करके नाटक बना दिया जाता है ऐसा, तो वो मिश्रित कथा हो गई, यानी प्रख्यात भी है उसमें उत्पाद्य भी है। अगला बिंदु आता है चरित्र चित्रण का। क्या है चरित्र चित्रण? चरित्र चित्रण का दूसरा नाम पात्र भी है। नाटक में नाटक अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है, अतः नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र को नायक कहते हैं। देखिए, नाटक के अंदर एक प्रमुख पात्र होगा, बाकी पात्र गौण होंगे सारे। तो एक प्रमुख पात्र होता है नाटक के अंदर, और जो कला का अधिकारी होता है। आपने एक पटकथा पढ़ी होगी रजनी, उसी को हम देख लें तो उसके अंदर जो रजनी होती है वो नायक है। ठीक है, कथा की नायिका है वो, तो उस पूरी कथा उसी के इर्द गिर्द घूमती है, उसी को नायक कह सकते हैं। समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला ये होता है, समाज को एक अच्छी दशा देता है। कोई भी नाटक होगा उसका जो अंत होगा, ये ध्यान रखिएगा, वो पात्रों पर निर्भर करता है। पात्र ऐसे बातें कहते हैं, उसके अंदर जो नायक होता है वो अच्छा रोल निभाता है, अच्छी भूमिका निभाता है, और वो समाज को अच्छी दिशा देता है। ये मुख्य भूमिका उसकी होती है। कथोपकथन, नाटक का अगला जो तत्व है वो है कथोपकथन और संवाद। कहानी में भी यही थे,
लेकिन थोड़ा सा फर्क हो जाता है उसमें। नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा। एक नाटककार जो लिखता है, लेखक जो होता है नाटक का, वो जनता को अपनी तरफ से बोल कर कुछ नहीं कह सकता। जब दर्शक सामने बैठे हुए हैं, मंच के सामने दर्शक बैठे हुए हैं, वो नाटक देख रहे होते हैं, तो जिसने नाटक लिखा है वो डायरेक्ट आकर के दर्शकों को कुछ नहीं बता सकता। तो वो किसके माध्यम से अपनी बात बता रहा है? एक तरह से वो बता रहा है पात्रों के माध्यम से, ठीक है। वह संवाद के द्वारा ही, यानी वह डायलॉग लिखता है और वो डायलॉग को पात्र बोलते हैं, उनके द्वारा ही चरित्र का विकास करता है। अतः इसके संवाद सरल, सुबोध और स्वाभाविक और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए, ठीक है। अच्छे संवाद होने चाहिए, पात्र के अनुसार संवाद होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वह नायक है और संवाद उसके समाज को अच्छी दिशा की ओर ले जाने वाले नहीं है, तो वो नायक नहीं हो पाएगा। फिर नायक के संवाद नायक जैसे ही होने चाहिए, और खलनायक के संवाद जो होते हैं वो खलनायक जैसे ही होने चाहिए। खलनायक के संवाद अगर नायक जैसे हो गए, समाज को अच्छी दिशा के वाले हो गए, तो वो खलनायक नहीं होगा, वो नायक हो जाएगा। तो पात्रानुकूल संवाद होने चाहिए। भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? एक नाटक की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? यानी भाषा सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, क्योंकि जो दर्शक देख रहा है उस नाटक को, तो वो डायलॉग के आधार पर देख रहा है, संवाद के आधार पर देख रहा है। उस संवाद की जो भाषा है वो सरल जब तक नहीं होगी तब तक आम एक दर्शक उसको समझ ही नहीं पाएगा, वो उठकर चला जाएगा, वो नाटक नहीं देखेगा आपका 10-15 मिनट का। तो भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए। इसके अलावा अगला है देश काल और वातावरण। देखिए, नाटक के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है, ये सबसे बड़ा बिंदु है नाटक के अंदर। देश काल और वातावरण अगर नहीं है तो नाटक हमें नाटक नहीं लगेगा, हमें वह कुछ और ही लगने लग जाएगा, मजाक लगेगी हमें। तो देश काल और वातावरण का एक नाटककार को ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम मंचन कर रहे हैं महाराणा प्रताप नाटक का, और महाराणा प्रताप नाटक का मंचन कर रहे हैं और हमने शहर दिखा दिया उसके अंदर, तो फिर वो देश काल वातावरण नहीं बना। उसके लिए हमें पहाड़, जंगल, घोड़े दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। महाराणा प्रताप भी तरकस लिए हुए, सिर पर मुकुट लगा हुआ उनका, ठीक है, और चेहरा थोड़ा ताम्र रंग का काला पड़ा हुआ सा, क्योंकि जंगलों में रहते थे। अगर हमने गोरा चिट्टा वहाँ पर दिखा दिया एक घोड़े पर बैठा हुआ, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर देश काल वातावरण गायब हो जाएगा वहाँ पर, और हम जुड़ नहीं पाएंगे एक तरह से। देश काल वातावरण में के चित्रण में नाटककार को युग के अनुरूप विशेष सतर्क रहना होता है। पश्चिमी नाटक में देश काल के अंतर्गत संकलन त्रय होता है, समय, स्थान और कार्य की कुशलता का भी वर्णन होता है, जो पश्चिमी नाटकों में लिखा गया है। तो उनको भी हम लोगों ने अपनाने की कोशिश की है पश्चिमी नाटकों को। तो अब रस की बात करते हैं। नाटक में एक और तत्व होता है, वो होता है रस, ठीक है। नाटक में 9 रसों में से 8 का ही परिपाक होता है, यानी 8 रस महत्वपूर्ण होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये रस नहीं हो सकता नाटक के अंदर। शांत रस नाटक में निषेध माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि शांत रस के अंदर कुछ है तो वो नाटक नहीं हो पाएगा ना, फिर दर्शक देख नहीं पाएंगे। दर्शकों को तो क्या चाहिए, या तो वीरता चाहिए या फिर श्रृंगार चाहिए। दो इसमें देखिए 2 चीज़ बताई गई है, वीर और श्रृंगार में से एक प्रधान रस होना ही चाहिए। इन 2 रसों में से एक प्रधान रस उसके अंदर होना चाहिए। वीर, या तो वीर रस हो या फिर श्रृंगार रस हो, लेकिन शांत रस नहीं होना चाहिए। शांत रस का मतलब हो गया दर्शकों को नींद आ सकती है, दर्शक उबाऊ हो सकते हैं, उससे दर्शक छोड़कर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो। नाटक के अंदर शांत रस निश्चित इसलिए माना गया है। तो 9 रसों में से 8 रस नाटक में आने जरूरी है, ये नाटककार को ध्यान रखना पड़ता है लिखते समय। अब उसकी अगली बात है अभिनय। ये सबसे खास भूमिका निभाता है, और सबसे खास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें अभिनय पर ही सब कुछ है। आपने देखा होगा, एक अच्छा अभिनेता है तो नाटक की जान है वो, और उसी के आधार पर उसके अभिनय को देखकर लोग उसके नाटक को देखते हैं। अब हम बात करते हैं, नाटक में 4 प्रकार का अभिनय होता है। 4 प्रकार के अभिनय माना गया है। एक होता है आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय होता है शरीर से, यानी चेहरे के हाव भाव, हाथों से, शरीर से, ठीक है, शरीर को लचक दे करके, आँखों को, भ्रुकुटियों को तान करके गुस्से के भाव कैसे दिखाए जाते हैं। तो ये नाटक के अंदर एक जो पात्र होता है वो अगर इस तरह का अभिनय करता है तो वह नाटक में जान डाल देगा। दूसरा होता है वाचिक अभिनय। वाचिक होता है बोलकर किसी बात को कहना संवाद के माध्यम से, तो वो वाचिक अभिनय कहलाता है। तीसरा अभिनय का प्रकार है आहार्य। आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा, मेकअप, स्टेज प्रकाश। और ये देखिए, कई बार आपने देखा होगा जब हम स्टेज पर नाटक को देख रहे होते हैं, ठीक है, दर्शक के रूप में, तो वेशभूषा से ही हमें पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति जो अभी आया है ये महाराणा प्रताप है।
महाराणा प्रताप अगर नाटक चल रहा है तो जो व्यक्ति आया है तो उसकी वेशभूषा महाराणा प्रताप की पहनी हुई है, तो बस बताने की आवश्यकता नहीं है। मेकअप, उसका मेकअप कैसा है, ये जो चेहरे का जो मेकअप किया हुआ है वो अगर महाराणा प्रताप जैसा किया हुआ है तब हमें पता चल जाएगा। अगर उसका अजीब ही तरीके का है तो वह आहार्य अभिनय नहीं होगा। इसके अलावा स्टेज का विन्यास होता है, पीछे की जो बैकग्राउंड पर्दे वगैरह जो लगे होते हैं, या प्रकाश की व्यवस्था होती है। देखिए, अंधेरा कर देना, अचानक अचानक प्रकाश कर देना, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, तमाम तरह के प्रकाश आपने जब देखे होंगे जब नाटक का मंचन होता है, तो ये भी अपने आप में अभिनय का ही एक भाग है। इसके अलावा आखिरी है वो अभिनय का प्रकार है सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय का मतलब होता है, ये होता है अंतरात्मा से किया गया अभिनय, जिसको कहते हैं असली अभिनय। आपने देखा होगा कुछ फिल्मों के अंदर अभिनय आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे जॉनी लीवर का अभिनय आप लोग देखते हैं, जो हंसी मजाक वाला पात्र आता है, ऐसे लगता है अंतरात्मा से अभिनय कर रहा है, ठीक है। और कुछ पात्र आपको दिखते हैं जो अंतरात्मा से अभिनय करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है जैसे ये ज़बरदस्ती अभिनय करवाया जा रहा है इससे, तो वो झलक जाता है कि ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। वो कुछ ऐसे करते हैं आत्मा से जुड़ करके, वो उस पात्र में डूब जाते हैं, पात्र में उतर जाते हैं, और हमें लगता है कि वाकई ये वही पात्र है, ऐसा ही पात्र है। तो ये इसके नाटक के तत्व थे। धन्यवाद। आप सभी को अच्छी तरीके से तीनों चीज़ें पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और इसको अच्छी तरीके से समझिए।